afternoon student. Today we start explanation chapter 4 घर की याद चैप्टर 4 जो आपका है कविता है। कवि हैं जिसके भवानी प्रसाद मिश्र। इसका भाग 1 हमने आपको समझा दिया है। अब आगे हम भाग 2 जो है एक्सप्लेनेशन कविता का अर्थ आपको समझाऊंगी। कविता नंबर 6। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। पहले कविता में जो आपको संदर्भ बताया गया है वही रहेगा। इसमें भी प्रसंग है। प्रस्तुत कविता में कवि अपने पिता को याद करते हुए भाव विभोर अर्थात भावुक हो उठे हैं और अपने पिता के गुणों का उन्होंने वर्णन किया है। उनके व्यक्तित्व का और उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उसका चित्रण प्रस्तुत कविता में कवि ने किया है। कविता का अर्थ है। कवि कहते हैं कि मेरे घर में मेरे 4 भाई तथा 4 बहनें हैं। मेरे परिवार में 4 भाई और 4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं। जैसे एक मनुष्य के 2 भुजा होते हैं और दोनों ही एक साथ कोई भी कार्य करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दोनों हाथों की मदद से, दोनों भुजाओं की मदद से हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। वैसे ही मेरे जो भाई हैं वो भुजाओं के समान हैं और उनका व्यवहार आपस में जो है प्रेम एवं सहयोग की भावना, किसी भी कार्य को मिलकर करने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। आपसी प्रेम एवं सहयोग की भावना हम सभी भाइयों में है, ऐसा कवि हमें बताते हैं, कहते हैं। बहनें प्रेम का प्रतीक हैं। मेरी जो बहनें हैं वो अगाढ़ प्रेम का प्रतीक हैं। हम सभी भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे, कवि कहते हैं कि मुझे अनुभव है कि मैं सोच रहा हूँ या मुझे लगता है कि जब मेरे भाई बहन घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो उसके पिताजी की नज़र उन पर अवश्य ही जाती होगी। मेरे पिताजी जब उन्हें खेलते हुए देखते होंगे, आपस में मेरे भाई बहनों को पिताजी जब घर में खेलते हुए देखते होंगे तो उन पर जब उनकी नज़र जाती होगी, जब उन्हें देखते होंगे तो वह अवश्य ही उन्हें देखकर प्रसन्न होते होंगे। सभी को एक साथ मिलकर खेलते हुए देखकर पिताजी अवश्य ही खुश प्रसन्न चित्त उनका मन जो है हो रहा होगा। लेकिन मुझे वहाँ पर ना पाकर, मुझ अभागे को, मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं उन सब के साथ नहीं हूँ, उन सब से दूर हो गया हूँ। मुझे उनके बीच में ना पाकर वे उदास और दुखी हो जाते होंगे, मैं भली भांति जानता हूँ। यद्यपि मेरे पिताजी की अवस्था बहुत ही बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं। कवि कहते हैं अपने पिता के बारे में, अपने पिता के व्यक्तित्व को बताते हुए कहते हैं कि उनकी आयु जो है बहुत अधिक हो गई है और उनकी अवस्था जो है वृद्ध हो चुके हैं। किंतु उनका शरीर जो है, आयु बहुत अधिक हो गई है और शरीर से वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर आज भी युवाओं की तरह स्वस्थ है और कमजोरी और बीमारियों से वे दूर हैं। मेरे पिता मुझे 5 पुत्रों को घर में ना पाकर रो पड़े होंगे। मेरे पिता मुझे 5वें पुत्र को, मैं अपने भाई बहनों में उनके पुत्रों में 5वां पुत्र हूँ और मुझे वे घर में ना पाकर अत्यंत दुखी हो गए होंगे और उनके आँखों से आंसू गिर पड़े होंगे, ऐसा कवि कहते हैं। और अब उन्होंने इस कविता में अपने पिता के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे पिता आज भी युवाओं की तरह उनके विचार हैं और वे उनकी जीवन शैली ऐसी है कि वे सुबह व्यायाम करते हैं, जिससे वह शारीरिक रूप से भी आज भी स्वस्थ हैं, जिसके कारण कोई भी रोग या बीमारी उन्हें अब तक नहीं छू पाई है।
उन्होंने इस कविता में बताया है कि उनके पिता जो है शारीरिक एवं मानसिक रूप से शक्तिशाली है। विशेषता, कविता की विशेषता है कि उन्होंने पिता के स्वस्थ एवं भावुक व्यक्तित्व का वर्णन किया है। अपने भाई और बहनों के बीच अगाध प्रेम का चित्रण किया है और पिता के भावुक होकर दुखी होने का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ये आपकी कविता का विशेष हो गया। तो आपका जो है कविता नंबर 6 पूर्ण हो गया है। अब है कविता नंबर 7। 5वां, मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग है कविता का। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जेल प्रवास के समय अपने घर को याद करते हुए व्यथित होकर अर्थात दुखी होकर स्वयं को अभागा समझने लगते हैं। अत्यंत भावुक एवं दुखी मन से अपने घर के वातावरण को, अपने घर वालों को याद करते हुए उन्होंने घर के महत्व को बताया है। कविता का अर्थ है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिताजी को याद करते हुए कहते हैं कि मैं अपने पिता का 5वां पुत्र हूँ। मुझे वे सदैव ही अपने पुत्रों में सोने पे सुहागा अर्थात उन सभी पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ मानते थे। सबसे अधिक प्रेम मुझे ही किया करते थे। ऐसा कहते हुए उन्हें हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। इन सभी बातों को याद करके कवि कहते हैं कि मुझे अपने पिता के अगाध प्रेम के कारण अधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। वे अनमोल पल मुझे याद आ रहे हैं। आज मैं अपने पिता से दूर हो गया हूँ। आज मेरे जेल में बंदी होने के कारण उन्हें अपने चारों सोने के समान गुणों वाले पुत्र भी तुच्छ व हीन लग रहे होंगे, क्योंकि वे तो मुझे उनसे श्रेष्ठ समझा करते थे। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी को आज मेरे जेल में बंद होने के कारण, घर परिवार से दूर होने के कारण मेरे जो 4 भाई हैं उन्हें अपने पास पाकर भी वे उन्हें तुच्छ, सोने के समान होने के बाद भी उन्हें वे तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि वे तो मुझे उन सभी में सर्वश्रेष्ठ माना करते थे और आज मैं उनसे दूर हो गया हूँ। इसीलिए आज दुखी मन से वे कहते हैं कि ये चारों भाई उन्हें सोने के समान होते हुए भी तिनके के समान लग रहे होंगे। आज मैं भाग्यहीन जेल में होने के कारण उन्हें कष्ट पहुंचा रहा हूँ। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ या कि मेरे कारण घर परिवार के लोग दुखी और कष्ट में हैं। कविता का विशेष है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने पिता और पुत्र के स्नेह को एवं सम्मान को, दोनों के बीच अत्यधिक लगाव जो है उसका वर्णन, सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। सोने पे सुहागा मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया है अपनी कविता में। भाषा सरल एवं सहज है। स्वर्ण बेटे में रूपक अलंकार है। कवि ने अपने पिता के प्रति स्नेह का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ये आपका विशेष हो गया। अब है कविता नंबर 8। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, गाय है सो ठीक ही है, गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कविता नंबर 8, इसमें संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग है, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ तथा अपने पिता के मन की व्यथा का अनुभव कर उनकी पीड़ा को उन्होंने चित्रित किया है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी की आंखों में आंसू देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो गया होगा और उन्हें ढांढस बंधाते हुए, उन्हें दिलासा देते हुए कहती होंगी, मेरी माँ जो है मेरे पिता की आंखों में आंसू देखकर, माँ जो है अत्यधिक उनका मन जो है दुखी हो गया होगा, पर फिर भी अपने मन को
अपने दुख को भूलकर वे मेरे पिताजी को दिलासा बंधाते हुए कहती होंगी कि यह हमारा बेटा भवानी अच्छी तरह से वहाँ पर होगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा मेरी माँ पिताजी से कहती होंगी। अपना मन क्यों छोटा कर रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं। ये ऐसे वचन उनकी माता उनके पिताजी से कहती होंगी। कवि जो है उन्हें बताते हैं। माता जी उन्हें समझाते हुए कहती होंगी वह आपके मन की बात समझकर और आपसे अपनत्व का भाव दर्शाने के कारण ही जेल गया है। माता जी कवि की जो माँ है वो अपने पति से, कवि के पिता से कहती हैं कि आप अपना मन दुखी मत कीजिए। आपके मन की बात को ही समझकर, आपके मन माफिक, आपके मन के अनुसार ही, आपके कहे अनुसार ही उसने अपनत्व का भाव दर्शाने के लिए ही जेल गया है। कारावास में आज वह समय व्यतीत कर रहा है। वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही तो चल रहा है, इसीलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अर्थात वह तो आपके द्वारा बनाई गई परंपरा का ही पालन कर रहा है। ऐसा उन कवि की माता जो है उनके पिता से कहती हैं। विशेष कवि के द्वारा कल्पना आधारित यह काव्यांश मार्मिक बन पड़ा है, जिसमें माँ के दुख और पिता पुत्र के गौरव का वर्णन किया गया है। संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। बड़ी खड़ी बोली, सशक्त अभिव्यक्ति, सरल एवं सशक्त अभिव्यक्ति। अब है आपका कविता नंबर 9। पाँव जो पीछे हटा था, कोख को मेरी लजाता, इस तरह होवे न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, भीड़ में खोता कहाँ हूँ। कविता का संदर्भ पूर्वव्रत रहेगा। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवि की माँ उनके पिता के हृदय को दृढ़ करने के लिए एवं धैर्य धारण करने के लिए समझा रही हैं। पिता की स्थिति को देखते हुए पिता के दुखी मन को दृढ़ और धैर्य धारण करने के लिए वह कहती है। अर्थ है कवि की माँ कवि के पिता को समझाती हुई कह रही हैं कि उनका पुत्र यदि देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो मुझ वीर जननी को लज्जित ही करता है। कवि की माँ कहती है कि यदि हमारा पुत्र देश के प्रति कर्तव्य से विमुख हो जाता, देश के कार्य के लिए ही वह जेल गया है, अगर वह जेल नहीं जाता, देश के हित में वह कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, पीछे हट जाता, तो वह मुझ वीर जननी को लज्जित ही करता। आज वह मेरे लिए वीर पुत्र है और मैं उसकी जननी हूँ, तो मुझे इस पर गर्व है, लेकिन अगर वह यह कार्य नहीं करता तो मुझे लज्जित होना पड़ता। ऐसा उनकी माता जो है कवि के पिता से कहती हैं। यदि आज इस अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे। कवि की माँ कहती है कि यदि आप इस अवसर पर, इस सुंदर अवसर पर, इस सम्मानपूर्ण अवसर पर आप अपने मन को छोटा कर लेंगे, अपने आप को कमज़ोर कर लेंगे, तो अन्य बच्चे जो हमारे हैं वो भी आपकी इस स्थिति को देखकर वो भी भावुक होकर रो पड़ेंगे। कवि कहते हैं कि तब पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन में पी गए होंगे, मन के अंदर भी छुपा लिया होगा। मन विशेष माता और पिता दोनों के बीच बातचीत हो रही हो, दोनों के बीच संवाद चल रहा है और दोनों ही भावुक स्थिति में हैं। पिता कहते हैं कि अपने आंसुओं को मैं छिपा लिया हूँ, मैं भावुक होकर नहीं रो रहा हूँ और अपने दुख को मन के अंदर ही, मन में ही रख रहा हूँ, इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं वो मेरी इस करुणा को, मेरे इस भाव को नहीं देख पाएंगे। विशेष कवि ने अपने माता पिता की भावुक एवं धैर्यशीलता का वर्णन किया है।
कविता के माध्यम से वर्णन किया है, मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है, संवाद शैली काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, खड़ी बोली एवं सरल अभिव्यक्ति। ये आपका विशेष हो गया। अब है कविता नंबर 10। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य सपावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच वे को वे न तरसे। मैं मजे में सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह सब बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। प्रसंग पूर्वव्रत है, संदर्भ है इसमें। इस कविता में कवि ने मानसिक स्थिति को प्रकट करते हुए अपनी दशा का मानसिक स्थिति को प्रकट करते हुए उसका चित्रण किया है। अर्थ है, कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम अवश्य बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का उद्धार होता है, परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे। कवि कहते हैं कि सावन को संबोधित करते हुए कि हे हरीले सावन, हे हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम अवश्य ही बरसो, क्योंकि तुम्हारे बरसने से ही जगत का उद्धार होता है, सभी को भोजन मिलता है, जीवन मिलता है, परंतु मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बरसे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी ना हो। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों से आंसू का बरसना अच्छा नहीं लगता। जब कवि आगे कहते हैं कि मेरे संदेश देते हुए उन्हें कहना, कवि जो है बादलों से कहते हैं कि मेरा यह संदेश देते हुए मेरे माता पिता को कहना कि मैं यहाँ मज़े में हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ, घर के से दूर हूँ। वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। वह अपने माता पिता, अपने परिवार के लोगों को, अपने मन की भावनाओं को, अपने कष्ट को, अपनी पीड़ा को दर्शाना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि मेरे माता पिता तक यह संदेश अवश्य पहुंचाना। हे बादल, हे सावन, हे सजीले सावन, कि मैं यहाँ पर मज़े से हूँ, मुझे कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं, वे मेरी चिंता ना करें, ऐसा कवि कहते हैं। परंतु उनका मन जो है अत्यंत दुखी है और वे अपने इस वियोग से अपने जीवन में अपने जीवन को और भी दुखमय बन गया है, क्योंकि वह अपने घर परिवार से अलग हो गए हैं और इस अलगाव के कारण वे नरक भोग रहे हैं और अत्यंत दुखी हैं। विशेष कविता का विशेष है कि सावन को वह दूत बनाकर अपने संदेश अपने परिवार वालों को भेजना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग उन्होंने किया है। भाषा सरल और सहज है। सावन और बारिश दोनों के महत्व को बताया है। अब है कविता नंबर 11। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। संदर्भ पूर्वव्रत है, प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने माता पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर अपने संदेश उन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने ये निराशाजनक बातें मत कह देना, उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाना। हे सावन, तुम्हारे सामने मैंने अपने मन की पीड़ा, अपनी मन की व्यथा जो कही है, उन्हें मेरे पिता के सामने बिल्कुल भी नहीं कहना। उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाना, धैर्य बंधाना। उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है, वह पढ़ने लिखने में ही समय बिता रहा है। हे सावन, पिता से यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है, वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा कर रहा है। उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करो, अर्थात दुखी ना हो। उन्हें सावन से कवि कहते हैं कि पिता को कहना, संदेश देना कि जेल में सभी उनका जो है ख्याल रखते हैं, इसीलिए उनके लिए आप किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का दुख मत कीजिए, आप दुखी मत होइए।
यह संदेश मेरे पिता को, हे सावन तुम पहुँचाना, हे बादल तुम मेरे पिता तक यह संदेश अवश्य ही देना। अब है विशेष। सावन को संदेशवाहक बनाकर अपने पिता के प्रति उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया गया है। भाषा प्रवाहपूर्ण है। इस काव्य में कवि ने मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। अब है कविता नंबर 12। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर खेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। संदर्भ पूर्वक है, प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि सावन के माध्यम से अपना संदेश भेज रहे हैं अपने परिवार के लोगों को। अर्थ है, कवि सावन से कहते हैं कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना मैं यहाँ सुखी हूँ और सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ। मेरा वजन 70 शेर हो गया है। मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता कूदता हूँ तथा दुख को अपने से दूर रखता हूँ। और उनसे कहना मैं यहाँ मस्त रहता हूँ, परंतु उनसे यह मत कहना कि मैं यहाँ उदास तथा निराश रहता हूँ, जिस कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। यह यथार्थ है कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, उनसे दूर हूँ और मुझे यहाँ पर नींद नहीं आती। निरंतर मैं उदास और दुखी रहता हूँ, लेकिन इस बात को उन्हें नहीं कहना है। इस बात का तुम ध्यान रखना। कवि सावन से कहते हैं। विशेष। कवि अपने दुख को छिपाकर एक ऐसे चित्र का निर्माण कर रहे हैं जिससे उनके माता पिता को दुख न हो। सावन को उन्होंने अपनी भावनाओं को, अपने मन के विचारों को पहुँचाने का एक साधन मात्र बनाया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, तो ये आपका विशेष हो गया। अब है कविता नंबर 13। हाय रे ऐसा न कहना, हे कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ कह न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कविता में संदर्भ पूर्ववत है, पहले की तरह ही है। प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जेल में घर की याद आने के कारण सावन को दूत बनाकर अपने पिता को संदेश दे रहे हैं। अर्थ है, कवि सावन को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरे परिवारजनों को मेरी सच्चाई नहीं बताना। उन्हें यह बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, आम आदमी से दूर भागता रहता हूँ। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि हे सावन, तुम सावधान हो जाओ। मेरे पिता को संदेश देने जा रहे हो, परंतु उन्हें, मेरे परिजनों को, मेरे माता पिता को मेरी सच्चाई नहीं बताना है। उन्हें यह न बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, बेचैन और व्याकुल रहता हूँ और आप सबसे दूर होकर बहुत व्यथित और दुखी हूँ। आम व्यक्तियों से दूर भागता हूँ, मैं चुपचाप सा पड़ा रहता हूँ। यह भी न बताना कि चिंता में मैं दिन रात डूबा रहता हूँ, मैं स्वयं को भूल बैठा हूँ। तुम इन बातों की सावधानी रखना जब तुम मेरा संदेश मेरे परिवार वालों को, मेरे माता पिता को देने जाओगे या जब भी तुम कहोगे। उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का शंका नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो। तुम पुण्य कार्य में लगे रहते हो, सभी प्राणियों की भलाई करते हो, सभी को जीवन दान देते हो। तुम स्वयं बरसकर धरती को प्रसन्न करते हो, सभी जीवों को जीवन देते हो। वैसे ही मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न बहे, उन्हें मेरी याद न आए, इसलिए मेरा यह संदेश उन तक अवश्य ही पहुँचाना। ऐसी विनती प्रार्थना मैं तुमसे करता हूँ, यह निवेदन मैं तुमसे करता हूँ। विशेष। कवि की पितृभक्ति व प्रेम सराहनीय है। आदमी से भागता हूँ में कवि ने पीड़ा का वर्णन किया है। कवि ने अपनी आत्म पीड़ा का वर्णन प्रस्तुत कविता में किया है और घर का महत्व क्या होता है इसको उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से
हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आस्क मी योर डाउट्स, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।